अस्सलाम वालेकुम। बात निकलेगी। मैं हूं फात शहबाज खान। पाकिस्तानी सियासत के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ा नाम, और सबसे बढ़कर इमरान खान जो हैं उनके बहुत करीबी, और कुर्बत का ये आलम था कि गुमान ये गुजरता है कि खान साहब बहुत सारे फैसले इनकी मुशावरत से किया करते थे। मुशर्रफ के बहुत करीब रहे, जरदारी साहब के बहुत करीब रहे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डेप्थ है उसको इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिलावल साहब के भी बहुत करीब है। उनके वालिद जब कह दिया तो फिर क्या हाल है चौधरी साहब? खैरियत? नवाज शरीफ के जब प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनी तो आपने कहा कि ये बेहतर है कि लंदन वाले इस तरह की रिपोर्टें भेजें। फिर वो हाई कोर्ट में जब सबमिट की गई तो आपने कहा कि ये जाली रिपोर्टें हैं। तो जितनी एक्यूरेसी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ सिस्टम के अंदर से कुछ पॉप अप नहीं अब हो रहा कि आपको पता चले कि कोई पीटीआई को लेकर या आपके कायद को लेकर कोई डेवलपमेंट है, कुछ स्टोरी में ट्विस्ट है, या बुशरा बीबी के बाहर आने को आप बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम समझते हैं, ये कोई सिम्टम आप नहीं इसे कंसीडर कर रहे? आपकी दानिश में क्या है? नहीं, नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स का मामला था ना, वो तो ये था कि वाज़े नज़र आ रहा था कि जब इन्होंने फैसला कर लिया जो एक्सटेंशन के लिए, जब वोट किया पीएमएलएन ने, तो उसके बाद ही ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो वो जाहिर है कि उसमें नज़र आ रहा था कि इनकी डील हो रही है या हो चुकी है। अब ये था कि मेरा मशवरा ये था, खान साहब को मैंने ये कहा, और भी एक दो दोस्त जो थे सीनियर, उनको मैंने ये कहा कि देखें, अगर आप जब इमरान नवाज शरीफ को बाहर भेज देते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उनसे एक रिलेशनशिप कायम कर लेती है और वो एसेट बन जाते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। एक्चुअली मैंने एक जो सीनियर, बल्कि सीनियर अब क्या, मतलब जो फैज़ साहब को भी मैंने ये बात कही। मैंने उन्हें कहा जी ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब अल्ताफ़ हुसैन बाहर चला जाता है या नवाज शरीफ बाहर चला जाता है तो प्रॉब्लम होता है कि फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट प्ले अप करती है। आपने जनरल फैज साहब को समझाया? मैंने जनरल फैज बाहर ना भेजें, मैंने कहा इनको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बनेंगे, फिर वापस लौट आएंगे पावर में। मैंने कहा जी वापस भी लौट आएँ या ना आए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतने बड़े लीडर को पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होता कि ये आप दे दें कि आप इंटरनेशनल प्ले एस्टैब्लिशमेंट प्ले अप कर सकें। ये बात इमरान खान साहब ने भी समझाने की कोशिश की होगी, ये मुझे नहीं पता। खान साहब से तो मैंने कहा था और मैंने इनको ये तजवीज़ दी थी, मैंने इन्हें कहा कि आप इन्हें अगर निकालना ही है, ये करना है, तो आप जाती उम्रा में इनको जो है वो आप हाउस अरेस्ट कर दें। और मैं पहले दिन से ही फ्रेंकली ये, आपको अरेस्ट से मसला नहीं था, आपको मसला था कि ये इंटरनेशनल लिंकिंग में चले जाएंगे, कनेक्टिविटी में चले जाएंगे, बाहर नहीं भेजना चाहिए था। अरेस्ट से मसला नहीं था। अरेस्ट नहीं, अरेस्ट मैं कह रहा था कि मैं तो पहले दिन से ही, सच्ची बात यह है, मरियम नवाज़ की तो मैंने टूथ एंड नेल अपोज़ किया कि इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि मैं समझता था कि औरतों का हमारे यहाँ ट्रेडिशन नहीं है इस तरह से जमहूरियत में जेल भेजने का, तो आपको बिल्कुल उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए। लोग उस वक्त बड़े थे कि नहीं, इमरान खान ने आपसे कहा कि सेंटीमेंट है बड़ा। हाँ, फिर मैं जब जद्दा हम गए तो पहले शुरू में ही जब वहाँ पे बाहर लोगों ने कहा जी आप इनको लटका दें, ये कर दें, वो कर दें, फिर खान साहब ने कहा देखा तुमने सेंटीमेंट देखा है लोगों का क्या है, तुम ऐसे जो है फजूल मशवरे देते हो। और मैं कह रही ये तो बदल जाते हैं, ये तो सेंटीमेंट का तो क्या होता है। लेकिन मेरे ये इशारा आपने पावर स्टेक होल्डर्स की तरफ किया कि वो बदल जाते हैं। नहीं, सेंटीमेंट बदल जाता है ना, सेंटीमेंट मुस्तकिल थोड़ा होता है। अच्छा, सॉफ्ट स्टेटमेंट था, मैं समझा इसमें भी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, वो उनका इतना इशू नहीं होता, वो पॉलिसी खान साहब ने तय की थी जो भी करनी थी। बहरहाल इशू ये था कि ये जब इनको बाहर, मैं तो पहले दिन ही से समझता था हमारी कौन सी ज़ाती दुश्मनी थी नवाज शरीफ से या मरियम बीबी से। यही था ना कि उन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं, पाकिस्तान के पैसे हैं, वो वापस आने चाहिए, हमें उस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन नैरेटिव सेट करने के चक्कर में, यहाँ कनेक्टिविटी के चक्कर में जो गुफ्तगू खान फरमाते थे या आप करते थे, ज़्यादा खान साहब की मैं कह रहा हूँ, वो फिर शायद हेटेड थी। मैं इसी उतार नहीं, हेटेड तो थी लोगों की और वो सेंटिमेंट भी था। और करप्शन के ऊपर 2018 में बहुत मेजर इशू करप्शन ही था जिसके ऊपर हम आए, और इसमें कोई शुबा नहीं। और अब तक फ्रेंकली उनका सेंटिमेंट फॉर एज फार एज करप्शन इज़ कंसर्न वो तो लोगों में नहीं बदला। और यही इनकी जो, अब देखो ना, अभी भी मतलब वो जाते हैं, वो उन्हीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उधर ही करते हैं, वो तो ज़ाहिर हर एक को पता है ना कि इलीगल मनी है जिससे उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टीज़ ली हैं। लेकिन वो जो जेल भेजने से एक उसके
एक ही चीज़ थी, मतलब जो MBS ने किया था उसने उन्हें 7 स्टार होटल में बंद करके पैसे निकलवा लिए थे। तो हमें भी ये था कि जेल में भेजने के बाद जो भी है, प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा, मरीम नवाज़, अभी भी ये जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं ये अहमकाना बात है। इमरान खान को देखें, उन्हें पहली बात तो ये है कि अगर आप पहले तो केस ही इमरान खान पर टोटल जाली है ना, फ्रॉड है। चलें जी, अब आपने उनको अगर रखना है गिरफ्तार कि अगर वो बाहर आएगा तो हुकूमत बदल जाएगी, ज़ाहिर है इमरान खान को उन्होंने जेल में रखना है, इसीलिए रखा हो। अगर आपने रखना है तो फिर उनको आप जाती उम्र अपने बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट करें। और यहाँ एक क्लास जो कि इंटाइटलमेंट है एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो भी उनको नहीं मिली। ये तो बड़े अफसोसनाक है। अच्छा, एक पार्टी में बड़ा पॉपुलर आपका आप जब गुफ्तगू करते थे तो एक बड़ी फील वाली बात होती थी। आप अक्सर अपने मिनिस्टर्स के साथ, जिनके साथ आप क्लोज थे, अक्सर उनको कहते थे कि बाजवा मेरा जट भाई है और ये बड़े मेरे करीबी हैं और खान साहब से भी बड़ा प्यार करते हैं। और ये कन्वेट था खान साहब की तरफ भी, आपकी तरफ से हमेशा खान साहब को भी, कि भाई ये बाजवा साहब, जनरल बाजवा खान साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका ताल्लुक अच्छा था बाजवा साहब से, ब्रिजिंग भी आपने करवाना होती थी, आप चाहते थे कि इकट्ठे काम करते जाएं, बेसिकली जो फील मुझे इससे समझ आई। लेकिन जो आप सोचते थे वैसा हुआ ना, लड़ाई बढ़ती गई, शिद्दत इख्तियार करती गई और उसका नतीजा फिर लड़ाई तो थी ही नहीं हमारी। क्या लड़ाई थी? किसी इशू पे कोई लड़ाई ही नहीं हुई। सिर्फ एक था कि जनरल बाजवा साहब ने अपने जहन में एक फ़ैसला कर लिया और ये राइट लेफ़्ट के ऊपर, उस वक्त तो ये ख्वाजा आसफ़ और राना तनवीर साहब तो रोज़ चले जाते थे ना जनरल एजाज साहब के पास। अब तो आजकल तो बड़ा उनके ऊपर क्रिटिक बने हुए हैं, बट फैक्ट इज़ के ऑलमोस्ट एवरी डे ये वहीं होते थे। और इन्होंने, हमारे अहमद मलिक साहब ने, इन लोगों ने बेसिकली बाजवा साहब को ये घेर लिया कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट बड़ी अनपॉपुलर है PTI की। अगला अगर इलेक्शन जो है, अगली जो एक्सटेंशन आपने लेनी है, वो एक्सटेंशन अगर आप नून लीग से लेंगे तो बड़ी पॉपुलर होगी। और जब तक ये नो कॉन्फिडेंस मूव पास नहीं हो गई या इमरान खान चले नहीं गए, बाजवा साहब भी इसी इल्यूजन में ही रहे कि PTI की गवर्नमेंट बड़ी अनपॉपुलर है और नून लीग आ जाएगी तो वो मुझे बना देगी तो बड़ा मैं पॉपुलर हो जाऊँगा। और मैंने जनरल बाजवा साहब को कहा, मैंने कहा सर आपकी गलत फहमी है कि इमरान खान अनपॉपुलर है। मैंने कहा जी इमरान खान इज़ स्टिल वेरी पॉपुलर, नंबर 1। और नंबर 2 मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ एंड जरदारी आर हेटेड बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान। जनरल बाजवा आपको बताते थे कि नून मुझे बता रही है कि वो नहीं, हम तो ऐसे जनरल एनालिसिस जनरल बात करते। मैंने कहा जी ये बिल्कुल बहुत अनपॉपुलर है और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इमरान खान को कोई चैलेंज दे सके। और एग्जैक्टली दैट आई थॉट। और फिर जब वो तस्वीर छप गई ना, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, जरदारी और वो जो एक तीनों हाथों में हाथ डाल के इन्होंने वो जो साइन किया है, उस तस्वीर तो ने तो जनरल बाजवा साहब की सारी जो डॉक्ट्राइन थी उसको राखी रख दिया ना। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि नून की स्मार्ट मूव थी उस वक्त सारे लोगों की, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का आप नाम ले रहे हैं, मलिक अहमद खान और दीगर जो लोग भी, राना तनवीर साहब वगैरह सारे, शहबाज शरीफ खुद, शहबाज शरीफ साहब के अगर किसी वक्त जनरल साहब जो हैं वो मैसेजेस मुनासिब समझें और वो जो उनको उन्होंने मैसेजेस किए हुए हैं शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब ने उनको जो खुशामदाना ऑडियो मैसेजेस जो किए हुए हैं वो अगर जनरल साहब किसी वक्त रिलीज़ कर दें, शायद बाद में करेंगे तो अच्छा है, पता चलेगा कि ये जो अभी आपको खुशामद नज़र आ रही है वो उससे भी 10 गुना ज़्यादा ही थी। नहीं, काफ़ी ख़जाना है उनके पास वीडियोस का, ऑडियोज़ का, उनके पास ख़जाना है काफ़ी। अच्छा, मुझे देखें, अक्सर बात एस्टेब्लिशमेंट तक ट्रैवल कर जाती होती थी अक्सर, लेकिन वो जो आपने 3 अप्रैल को पार्लियामेंट की रूलिंग दी है और पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, असम्बली डिसॉल्व, वो बात ट्रैवल भी ना की, किसी को पता भी नहीं था। किन लोगों को सिर्फ पता था? ब्रेन कौन थे उस वक्त? वो सिर्फ 3-4 लोगों को पता। खान साहब को पता था, जाहिर है, आरिफ अलवी साहब को पता था, आपको पता था और स्पीकर साहब को, बस यही। हमारी मीटिंग में तो स्पीकर साहब नहीं थे, अटॉर्नी जनरल साहब को, जिनकी राय। मीटिंग में कौन कौन था उस वक्त जब ये मीटिंग हुई, जब ये डिस्कशन हुआ? 3-4 जो आप बता सकें इजी, मैं वैसे ही नहीं, बस यही। अब तो पुलों के नीचे से पता नहीं कितने पार्लियामेंट गुजर गए। यही 3-4 लोग थे कि इसकी होनी चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए अंडर, अगर ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड है तो फिर तो जाहिर है कि उसकी एक तहकीकात होनी चाहिए।
लेकिन अदम एतमाद के दौरान आपके 18/2/2022 का तरीके अदम एतमाद लाने वालों पर तो घर वाले एतमाद नहीं करते, अपोजिशन अपने पाँव पर चल नहीं सकती, लॉन्ग मार्च क्या करेगी? तरीके अदम एतमाद आने पर कोई परवाह नहीं, हम तगड़े हैं। मौलाना ऐसी खुशखबरियाँ पहले भी कई बार सुना चुके हैं, अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में खो गया है, इत्तेहादियों ने ताउन का यकीन दिलाया है और इत्तेहादी डट कर इमरान साहब के साथ खड़े हैं। आपको बेशुमार स्टेटमेंट्स है, मतलब आपको पता था सारा? नहीं, इस तरह नहीं था ना हमारी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारी कोई लड़ाई नहीं थी जनरल साहब के साथ, आर्मी चीफ बाजवा साहब के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी और चल रहा था काम, और हमें लग रहा था कि शायद हम मैनेज कर सकेंगे एंड तक, क्योंकि अदम एतमाद तो मजाक ही थी ना, अदम एतमाद तो कुछ भी नहीं होती, अदम एतमाद क्या होती है? नहीं, फिर भी इसकी सेंसिटिविटी आपको एग्जैक्ट कब पता चला? जब आपने खान साहब को बताया हो कि हम गए, कुछ तरह की बात भी होती है ना, तो इन्फॉर्मेशन आप तक बड़ा फ्लड था इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि डायरेक्ट राब्ते थे आपके। देखिए ना, वो खान साहब के साथ तो आखिरी मुलाकात फिर बाजवा साहब की 3-4 दिन पहले ही हुई थी, अदम एतमाद से 3-4 दिन पहले। हाँ, तो उसमें भी उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व के बाद नहीं, उससे पहले तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैनेज हो जाएगा, कोई मसला नहीं। खान साहब ने फिर कहा कि ठीक है कर लेंगे। जाहिर है वो जब कह दे, अगर चीफ कह रहा है कि हो जाएगा मैनेज, चीज़ें कर लेंगे, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जब इवन जब नो कॉन्फिडेंस हो भी गई, तो उसके बाद भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो भी गई, और वो जो बाजवा साहब और आए थे जनरल नदीम मंजुम, तो एक्चुअली झगड़ा तो नहीं हुआ था। हम तो उस वक्त 8-10 लोग थे खान साहब के पास, असद उमर साहब थे और शौकत तरीन थे, मैं था, हमाद था, शहबाज गिल थे और आज़म खान वगैरह जो लोकल हमारे थे। तो उसमें हमने, खान साहब ने कहा जी आप इलेक्शन करवा दें, हमें कोई मसला नहीं। तो उस वक्त भी हमारी ताल्लुकात ठीक। वो मीटिंग जिसमें जनरल बाजवा कह रहे हैं कि अभी भी अदम एतमाद वापस हो जाएगी, तो हम इलेक्शन की तरफ बल्कि चले जाएं, ये उन्होंने ऑफर किया। खान साहब ने नवाज शरीफ बाद में नहीं माने, खान साहब ने ऐसे 10 सेकंड देखा हमें, हम लोगों को, उन्होंने 10-15 सेकंड 20 सेकंड उन्होंने देखा हमारी तरफ ऐसे, उन्होंने जब जनरल बाजवा ने उन्होंने पॉज दी, उन्होंने हम लोगों को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी कराएं आप इलेक्शन। तो जब वो चले गए तो मैंने हमाद को मैंने कहा वैसे ये इलेक्शन तो हम हार जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि फ़ौज भी उधर मिल गई है, ये इस्टेब्लिशमेंट भी उधर मिली हुई है और हम इतने पॉपुलर नहीं हैं। तो खान साहब ने कहा कि उन्हें नहीं फ़िक्र ना करो, मैं ऐसी कैंपेन उठाऊंगा ना, इनको लग पता जाएगा। लेकिन इलेक्शन मतलब अब यहाँ से ये बड़ी अहम बात है कि जो चांद आप देखना चाहते थे वो चांद चढ़ा नहीं कभी। मसलन आप लोगों ने पार्लियामेंट डिसॉल्व की, इलेक्शन देखना चाहते थे, तय भी हुआ, वो इलेक्शन नहीं देखा, नहीं हुआ। वो फिर बाजवा साहब के हाथ से ही बात निकल गई, जब इतना बड़ा मेस क्रिएट हो गया ना, फिर बाजवा साहब के हाथ से भी बात निकल गई। पंजाब असम्बली में भी आपने असम्बली डिसॉल्व करवाई, आपने सर पे खड़े होकर पैरा दे के असम्बली डिसॉल्व करवाई, और बाद में आपने जो चांद देखना था वो मोहसिन नकवी साहब की सूरत में चढ़ा, तो वो चांद तो वो ना चढ़ा, 90 दिन में इलेक्शन भी ना हुए पंजाब में। देखिए बात यह है कि वो तो फिर आप जब सिस्टम के अंदर हो ना, तो आप सिस्टम से लड़ना चाहते हैं तो सिस्टम के अंदर रह के तो आप नहीं लड़ सकते। एक ही वोट का फ़र्क था, जब चाहते फारे हो जाना था। वैसे आप आज पीटीआई की जो हैसियत है, पहली बात तो जो पॉलिटिकल है, वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूव थी हमारी कि उन्हें आइन तोड़ना पड़ा, उसका सियासी जवाब ही नहीं था, आइन तोड़ना पड़ा 90 दिनों में इलेक्शन ना करवा के। फिर आप देखिए कि उसके बाद मिलिया मेट होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी इस चक्कर में कि वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। सो पीटीआई का जो सर्ज है, जो अरूज है, वो तो इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से आया है। सिर्फ एंड के ऊपर मैं सिर्फ इस पे ये ज़रूर कह देता हूँ कि जो हम चाहते थे वो भी हमें मिल गया था। इलेक्शन भी हमें ऑफर, नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे साथ मान गए। उन्होंने प्रेस टॉक आप लोग करने वाले थे, हम लोगों ने प्रेस टॉक भी कर दी थी, उस मीटिंग सब में, मतलब उस कमेटी में हो गया। सिर्फ शर्त ये थी कि 10 दिन बाद जस्टिस बंदियाल की रिटायरमेंट के 10 दिनों बाद आप इलेक्शन करवा लें। वो अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि आखिर खान साहब ने वो वीटो क्यों किया। हालांकि मेरे ख्याल में वो, बल्कि आप एक जिस मकसद के लिए हमने तोड़ा था, आप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि खान साहब जब आएंगे तो मैं ये लाजमी पूछूंगा। हाँ, ये मैंने पूछना उनसे, इलेक्शन पे माने हुए वो क्यों इनकार। ये मेरी थोड़ी समझ जानना ये चाह रहा हूँ कि इतने एक्सट्रीम स्टेप्स जिसके बाद पॉलिटिकल होल्डर्स को आइन तोड़ना पड़ गया, आप लोग इतने एक्सट्रीम स्टेप्स क्यों ले रहे थे? और मतलब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ही एक्सट्रीम हो रही थी। नॉर्मल पॉलिटिक्स कब हो रही है 3 साल से? जब एक्सट्रीम स्टेप्स तो अब तब ना लें कि जब पॉलिटिक्स नॉर्मल हो रही है। देखें, एक हाल ये भी था जिस तरह
मरियम बीबी खामोश हो गई, शहबाज शरीफ खामोश हो गए, एकदम बयानात आना बंद हो गए, डील तय पा गई और वो बाहर चले गए। फिर वो पॉलिटिकल होल्डर बहुत बड़े बन के वापस आ गए और दोबारा से इक़्तिदार में। मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ सिंपल कि क्या कोई और पॉलिटिकल रास्ता नहीं बचा कि सिर्फ एक्सट्रीम स्टेप्स ही ज़रूरी थे, या अब तक ज़रूरी हैं और कोई रास्ता नहीं है, या पॉलिटिकल रास्ते बंद हैं सारे? अब तो खैर एक्सट्रीम स्टेप्स तो सिलेक्शन के बाद तो हमारी तरफ से तो कोई हुआ ही नहीं ना। नहीं, गड्ढापुर जो कर रहे हैं ना, चले गायब हो जाते हैं बाद में, लेकिन वो आते तो एक्सट्रीम स्टेप का ही एहतजाज लेके आते हैं। एहतजाज ही करना है ना आपने, एहतजाज का हक भी ना। बेसिकली तो आप ये कह रहे हैं कि जब आपको मारें तो आपका रोना भी नहीं चाहिए, ये तो नहीं हो सकता ना। आप जब दीवार से लगा देंगे लोगों को, वो क्या करेंगे? नहीं, मैं विक्टिम ब्लेमिंग का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि चलें इसको इस तरह फ्रेज कर लो। चौधरी परवेज़ लाई की भी एक ऑडियो आई थी, तो उसमें स्पेसिफिकली आपका नाम लेके कह रहे थे कि फवाद चौधरी साहब, देखें दो आप चाहते तो नहीं होता इस नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। फैसला तो खान साहब ने करना था ना, और शीरों का रोल था बड़ा। नहीं, बिल्कुल हमारा तो रोल था कि हमने कहा ज़रूर तोड़ दें। शाह महमूद कुरैशी साहब की तजवीज़ थी एक्चुअली, और हमने इसको फुल सपोर्ट मैंने किया था, हमारे ने भी सपोर्ट किया। हाँ, तजवीज़ तो शाह साहब की थी। ये ब्रेन चाइल्ड कुरैशी साहब शाह साहब का था, बिल्कुल। उसके बाद जनरल बाजवा भी चाहते थे असेंबली टूटे। हमसे तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, लेकिन आपको पता तो होगा ना कि उन दिनों वो क्या, हमें कोई बात नहीं की, कोई डिस्कशन नहीं, उस वक्त हमारे राब्ते खत्म हो गए थे जब ये पंजाब असेंबली का और इनका। आपका अपना जाती रास्ता भी टूट गया। फिर खान साहब ने कह दिया कि कोई राब्ता ना करे, तो फिर हम राब्ते हमने ख़त्म कर दिया। वो गलती थी हमारी, डेफिनेटली राब्ते रहने चाहिए थे, क्योंकि वो फिर सिर्फ हमारे मुखालिफ जो थे उनके राब्ते रह गए। शाह महमूद कुरैशी तो मतलब और तरह की ज़रा पॉलिटिशियन है, बड़ा नपातुला रहते हैं। लेकिन आप देखें ना, जिन दो जो आप में और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी सिमिलरिटी है। आप भी दरमियान की बात करते हैं, शाह महमूद भी दरमियान की बात करते हैं, एक्सट्रीम जाने से रोकते हैं, थोड़ा वापस लेके आते हैं गहरे पानियों में जाने से। लेकिन शाह महमूद कह रहे हैं कि असेंबली तोड़ दें। उस वक्त और आप सारे खड़े हो गए साथ। हम खड़े हो गए साथ। उसकी वजह ये थी कि एक वोट का फ़र्क था, एक वोट का फ़र्क किसी वक्त भी ख़त्म हो जाना था, और हमने यहाँ पे अपोजिशन में भी चला जाना था, और हमने जो पॉलिटिकल बेनिफिट फ्रॉम दिस लेना था वो भी नहीं होना था। तो ये सिस्टम, इससे पहले कि वो एक वोट मनूवर करके हमें उड़ा देते, ख़त्म कर देते, हमने सिस्टम को ख़त्म कर दिया। और दूसरी बात ये थी कि जो फिर हमने जो एक्सपेक्टेशन थी कि हमें इलेक्शन मिल जाएगा, वो भी हमें मिल गया। वो अब हमने क्यों वीटो किया, वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ, वो भी मैंने पूछना था। मैं खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में सीएम के इतने कैंडिडेट हैं, अगर मैं आज सीएम अनाउंस कर दूं कि नामजद ये कैंडिडेट होगा, तो आप यकीन कीजिए पार्टी टूट जाए। अब मेरा सवाल सुन लीजिएगा, अगर बुज़दार के नॉमिनेशन पे नहीं टूटी तो फिर क्या टूट? मैं सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी भी सीएम के कैंडिडेट थे, 90 दिन में इलेक्शन होना था, वापस सीएम आ सकते थे। वो कह रहे हैं असेंबली तोड़ दें। आपके ऊपर भी आपकी ख्वाहिश है, आप कहते भी हैं, आपका विजन भी है, आप लेके चल भी सकते हैं। आपने कई दफ़ा कहा भी पार्टी से कि मैं सीएम मुझे बनाए, मैं कर देता हूँ। बल्कि जब 25 सीटें नशिस्तें खाली हुई तो आपने तब भी कहा कि मुझे ऊपर करें, मैं सीएम। तो आप भी उस स्पोर्ट में चले गए। अब दोनों का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है। शाह महमूद साहब का भी, वो भी सीएम बनना चाहते हैं, आप भी सीएम बनना चाहते हैं। इस पे क्या आपका टेक है? बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि इसलिए असेंबली तोड़ के इलेक्शन करवा दें कि हम सीएम बन जाएं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं, देखिए बात, मैं कतन ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ लेकिन फिर भी आप दोनों पावरफुल कैंडिडेट थे। देखिए उस वक्त फ्रेंकली बात ये थी कि ये जो इलेक्शन थे, ये इलेक्शन तो दो असम्बलियों का मकसद तो इलेक्शन था ही नहीं ना। मकसद तो था नेशनल इलेक्शन फोर्स करवाना, मकसद असम्बली का इलेक्शन फोर्स कराना नहीं था। फिर देखें दो असम्बलियाँ जहाँ हमने नहीं तोड़ा, यानी कश्मीर की असम्बली और जीबी की असम्बली, वहाँ देखें हमारे साथ क्या हुआ। आज मुझे बताएं वहाँ भी हमारी पार्लिमानी पार्टी किधर खड़ी है? सारी पार्लिमानी पार्टी जो है वो चली गई नून लीग में। जब आप असम्बली में रहते हैं, जिस तरह अभी भी असम्बली में हो रहा है, आपके 25 लोग जो हैं वो कई कमेटियों के झगड़े पड़ जाते हैं, कई जो हैं वो बाहर जाने के चक्करों में पड़ जाते हैं, कई इसको वैसे ही लिक्विडेटिव ऑफर्स हो जाती हैं। सो इट्स ऑलवेज़, अगर आपने तहरीक चलानी है, ये तो मैंने खान साहब से पहले पूछा था कि हमने पॉलिटिक्स करनी है या आपने एक बड़ी हमने मूवमेंट, उन्होंने कहा नहीं हमने तो ये इससे तो अरे ये इमरान खान का स्टाइल ही नहीं है। ये जो आप बात करें ना कि नवाज शरीफ की तरह, मरियम की तरह डील कर ले, बाहर चला जाए वापस आ जाए, ये इमरान खान का स्टाइल नहीं है। वो बिल्कुल और तरह का आदमी है और वो कभी भी इस तरह की डीलों में नहीं पड़ने वाला। सो इमरान खान का ये था कि नहीं हमने तो ये नहीं कर रहा। उस वक्त फिर बेस्ट यही था,
कि आप इलेक्शन लेकिन फोर्स वो- करवा लेकिन दें। वो जिस तरह इक़्तिदार में आए थे वो तो तरीका वही था जो इधर कवानीन है, मरवजा कवानीन है जो जिन रूल के तहत पॉलिटिशियन सियासत में आते हैं, जिस तरह खिड़की खुलती है। नहीं, ऐसा नहीं था। देखें, मैं बताऊं, ये तो अब ऐसे फैशन से 2018 के इलेक्शन और 24 को कंपेयर किया जाता है। मेरे घर के बाहर यहाँ लाइनें लगी होती थी टिकटों के लिए कि हमें टिकट लेके दें पीटीआई, और 2018 में भी पीटीआई ही सबसे पॉपुलर पार्टी थी। ये तो ऐसे, हाँ, जो फ़ौज के अंदर भी, मैं आपको एक बात बताऊँ, फ़ौज के अंदर जो पॉपुलैरिटी थी 88 में नवाज शरीफ फ़ौज के अंदर पॉपुलर था बिकॉज फ़ौज एंटी भुट्टो थी उस वक्त, ठीक है, और वो समझते थे कि ये उसकी साजिश की है। 2013 ऑनवर्ड फ़ौज प्रो पीटीआई थी। पीटीआई मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स करती है। नवाज शरीफ ने 88 में मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स की थी। फ़ौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड इदारा है। सो फ़ौज और पीटीआई इस वक्त बिल्कुल, अगर आप एज ए ग्रुप देखेंगे ना, बिल्कुल एक सोच के हामिल लोग हैं। वो एंटी करप्शन सोचते हैं, वो ये जो पैसा है उसकी कंसंट्रेशन के ख़िलाफ़ उनकी एक सोच है, और इसलिए वो सारे जो हैं वो इसको इस तरह से लेके आगे चलते हैं। शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। चौधरी साहब से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप लोगों ने या पार्टी ने या पार्टी की वो सारी क्रीम, मसलन इसकी मैं आप एक और मुझे बात एक याद आ गई। 9 मई से पहले, और खान साहब जब ज़मान पार्क हैं, तो उससे पहले मैं जितने मिनिस्टर्स के साथ मिला हूँ, उनके लबो लहजे बहुत ख़तरनाक हद तक लड़ाई वाले हो चुके हुए थे, जिनसे भी मैं मिला हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हो रही हैं उसमें भी। अच्छा, अब वो नतीजा निकलते 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 फिर खान साहब अंदर हैं, और आप सारे लोग पार्टियों से तितर बितर हुए, ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया हो गए। अब नया वैक्यूम बना, नए लोग आ गए, उनको आप कह रहे हैं खान को बाहर निकालें। आपने ही तो अंदर करवाया खान को, तो वो बाहर कैसे निकालें? इस हीट से, जिस शिद्दत से आप ट्रीट कर रहे हैं, बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स की है पीटीआई ने, उसके नतीजे में पीटीआई को शदीद नुकसान पहुंचा। एग्रेशन से शायद खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, और अब आप इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, एक तो आप नॉर्मल पॉलिटिक्स कर लें, आप बैठ जाएं, इंतज़ार करें, और जो पाकिस्तान पिछले साल में चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, मैंने रेजिस्ट करना है। अब पीटीआई का जो अरूज है, अब आप देखिए, जो पीटीआई 8 फरवरी को जो इलेक्शन जीती है, उसका इतना बड़ा अरूज कि इमरान खान जेल में, इंतखाबी निशान नहीं है, पार्टी सारी तितर बितर है, सारे हम लोग जेलों में हैं, फिर भी 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान जो है, या 2/3 नहीं तो बड़ी सिंपल मेजॉरिटी से तो पीटीआई जो है वो इलेक्शन जीत गई थी। ये इस वजह से था कि इमरान खान ने रेजिस्ट करने का फैसला आपकी ये कह रहे हैं पब्लिक की वहाँ इमरान से जुड़त, हाँ, ये जुड़त थी। और कभी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इमरान खान ने कभी लोगों के सेंटिमेंट के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स नहीं की। वो हमेशा सेंटिमेंट के साथ साथ रहते हैं। अब इससे ये जो बात आप फरमा रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, टोटल एग्रीड, आपका थीसिस दुरुस्त है। मैं पूछना अब ये चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में अफवाह है वो ये है कि एक डील गंडापुर साहब के साथ हुई है, कुछ डीलें इमरान खान साहब के ख़ानदान के साथ हुई हैं, और डीलें ये हैं कि खान साहब को समझाइए और इनको मैनेज कीजिए, इनको बताइए, और फिर एट द एंड चलें। इसको हम वर्स्ट केस सिनारियो में देखें कि वो एग्जाइल पे जाना पड़ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? सारे इमरान खान एग्जाइल में तो खैर जाने वाले हैं ही नहीं। देखिए, अभी का क्राइसिस थोड़ा और है। अभी का क्राइसिस ये है कि पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा और पाकिस्तान फंसा हुआ, तो इसका सलूशन तो निकालना है। देखिए, आपने 2 साल में या तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो थी, ये मिल के कुछ स्ट्रेटजी बना लेते पॉलिटिकल, और इमरान खान को एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स किसी मिल जाती। जब आप ऑल्टरनेट नहीं बना सकी इस्टेब्लिशमेंट, तो अब तो पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा। इमरान तो अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी इस बात के हामी रहे ही नहीं कि इमरान के साथ मिलके, नहीं वो मैं समझ रहा हूं, इमरान की बात ही नहीं है। अब आपने इमरान खान को देखा ना, 2 साल पहले आपने इमरान खान को निकाला, अब आपने क्या करना है? अब आपने इमरान खान का अल्टरनेटिव क्रिएट करना है। आपने अल्टरनेटिव क्रिएट किया आईपीपी का, जो बुरी तरह फेल हो गया। उसके बाद आपके पास अल्टरनेटिव ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं
कि जब आप एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं क्रिएट कर सके और 2 साल गुजर गए हैं और आप स्टक हैं, आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन तो की तरफ तो आना पड़ेगा ना। 6 महीने और आप 3 महीने रख लेंगे और 4 महीने रख लेंगे। आप मेरा ख्याल 31 मई को आप लोग इमरान इस्माइल आपके साथ थे और आप अडयाला गए थे शाह महमूद साहब को मिलने। बिल्कुल। क्या डिस्कशन उधर हुआ था? उधर हमारी डिस्कशन ये हुई थी, जो हमने पहले एस्टेब्लिशमेंट से भी बात की थी और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देखें, इमरान खान के अलावा कोई इस वक्त पीटीआई का जो सेंटिमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें आप सब लोगों को इजाज़त दें, हम इमरान खान साहब के साथ बैठें और हमको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पेश करें आपको। लेकिन इमरान खान के बगैर तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता और टेम्परेचर थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करें और इसके ऊपर वो मान भी गए। आई विश कि वो बात हमारी मान गए होते और इमरान खान से साथ मिल के हम लोग कोई सॉल्यूशन जो है वो बना लेते, को बात कर लेते और पाकिस्तान को इस 2 साल की जो मिजरी, बर्बरियत, फस्तायत का सामना करना पड़ा है वो ना होता। हम पाकिस्तान में जो एक कॉन्टीन्यूटी चल रही थी इकॉनमी की, वो चलती रहती। अब तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया 2 साल। क्या वो प्लान था? मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं इसलिए आपसे ये सारी बातें पूछ रहा हूँ कि आपकी तरदीद और आपकी तस्दीक जो है वही हतमी है, उसी से ही बात आगे बढ़ेगी ना। मैं बिल्कुल कतन कभी भी डिसइंफॉर्मेशन पे ना मैं बिलीव रखता हूँ, ना मैं उसका बिलीवर हूँ। पार्टी के अंदर जो आपके तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े लोग हैं, वो निजी महफिलों में बैठ के, कई दफ़ा मेरे साथ बैठ के वो जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब को मजबूर किया गया कि वो शाह महमूद के पास जाएं और माइनस इमरान खान पे काम करें या कोई ऐसा प्लान दें जिसमें कुछ इस तरह की बातें थी। इसको आप माइनस इमरान खान तो देखे ना, वो बात करेगा जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सेंस ही नहीं है, वो तो फिर आईपीपी बन गई ना। माइनस इमरान खान तो आईपीपी बनी थी ना। लेकिन ऐसी कोई बात उधर हुई थी मतलब शाह महमूद साहब के सामने कि आपने कहा हो कि कोई हमें शायद इस तरह की कोई मजबूरी में कोई ऐसा मैं आपसे यही तो कदम उठाना पड़े? मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई भी आदमी जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या मैं हूँ या कोई भी आदमी जो पॉलिटिक्स करता है, उसको ये वैसे ही अहमकाना बात है ये एट्रीब्यूट करना कि जाके वो कहेगा कि माइनस इमरान खान जो है वो चला ले। मैं पहले ही अर्ज़ आपको ये कर रहा हूँ कि माइनस इमरान खान बनानी थी, वो तो आईपीपी पहले ही बन गई थी, तो फिर जाने की क्या ज़रूरत थी? माइनस इमरान खान तो आईपीपी तो बना दी थी ना, सब लोगों को ठुड्डे मुक्के मार के कहा जी आप टिकट ले लें, ये कर लें, वो कर लें, तो फिर इमरान खान के पास जाने की क्या ज़रूरत है अगर माइनस ही करनी थी? तो हमारा जो मुद्दा था कि माइनस इमरान खान हो ही कुछ नहीं सकता। इमरान खान को प्लस किए बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नॉर्मल ही नहीं हो सकती। और जो हमने अपना तज्जिया दिया था इस्टेब्लिशमेंट को भी और आपस में भी जो हमारा तज्जिया था वो सही साबित हुआ। आईपीपी तो रुल गई। प्लस से अब भी इमरान खान को प्लस किए बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिकल इक्वेशन में स्टेबिलिटी ही नहीं आ सकती। एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है जी, कहीं जाइएगा नहीं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। बड़ा तारीखी उनका स्टेटमेंट मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा कि देख लिया तुम लोगों ने कि मैंने अलीम खान को क्यों सीएम नहीं बनाया था, ये इसने 25 बंदे तोड़े हैं, मैं इसको सीएम बना देता तो इसने पूरा पंजाब तोड़ देना था। तो खान साहब मेरा ख्याल वो बुज़दार मॉडल नहीं, वो और चीज़ है, उसका नहीं ताल्लुक अलीम खान को उससे नहीं ताल्लुक। वो देखें वो पाकिस्तान में एक तो 18वीं तरमीम से पहले भी 18वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपका जो मॉडल है फेडरेशन का वो तो तबाह बर्बाद हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर जो है अगर सूबा उसके साथ नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर तो है ही डमी, उसका है ही कुछ नहीं उसके हाथ में। और चूँकि ये पीपल्स पार्टी एक कन्फेडरेशन पाकिस्तान को लेके जाना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तो कोई शक ही नहीं मुझे रह गया ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि आसफ जरदारी पाकिस्तान को कन्फेडरेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने पहले 18वीं आईनी तरमीम में इस वफाक का बेड़ा गर्क कर दिया, अब आपने उसको 26वीं आईनी तरमीम में जो आईनी बेंचेस बना रहे हैं हाई कोर्ट्स के, ये तो फेडरेशन के ख़िलाफ़ साजिश है। बड़ी बदकिस्मती है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर मुंह बंद रखा और आज 26वीं आईनी तरमीम को तो वो सपोर्ट कर रही है विदाउट इस चीज़ के ऊपर एनालाइज किए कि ये कितनी तबाहकुन है फेडरेशन के लिए।
ये बड़ी 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 अहम बात है। अब ये जो उस वक्त जो खान साहब ने भी जो बुज़दार को सिलेक्ट किया था, इससे पहले नवाज शरीफ ने गुलाम अहमद को सिलेक्ट किया था, बेनज़ीर भुट्टो ने मुश्ताक अवान को सिलेक्ट किया था। ये एक ही पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि ऐसे लोग होने चाहिए जो किसी तौर के ऊपर भी अपने फैसला को करने की सलाहियत ना रखते हैं, और ये ही पैटर्न फॉलो होता है सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के लिए, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद बिलखसूस जो चीफ मिनिस्टर है अगर डमी नहीं होगा तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर को समझता है कि मेरे लिए ख़तरा बन जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो कि पार्टी तो है ही नहीं ना, पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, शख्सियात होती हैं। सो वो एक पूरा पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाता है, और वही फॉलो होगा आगे भी। बस 1 मिनट और आखिरी मुझे चाहिए आपका। 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी भी आपने हमेशा बताया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपके हमेशा देखता हूँ, आपको फॉलो करते हैं, आप अक्सर बताते हैं कि नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने ठीक निकाला था। बिल्कुल वही जनरल बाजवा जब इमरान खान साहब को कान से पकड़ के निकाल रहे हैं, और इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने 99 मैं ये कह रहा हूँ कि एक आमर का निकालना दुरुस्त था, और एक इसलिए अदम एतमाद के जरिए सियासी पैटर्न यूज़ करते हुए आपको निकालना वो गलत था। वो इसलिए हुआ था कि 99 में नवाज शरीफ एक 15वीं आईनी तरमीम लेके आ गए थे। उस आईनी तरमीम में था कि वज़ीर आज़म फ़ैसला करेगा कि इस्लामी क्या है और गैर इस्लामी क्या है, और उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और इस बात के ऊपर आपको याद होगा कसूरी साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था कि आप वज़ीर आज़म को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते हैं, और आप लोग भूल जाते हैं 99 का दौर भी ऐसे ही जबर का दौर था। इस कदर जबर का दौर तो नहीं था, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं याद कि हमारा कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर, हम लोग उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं था जिसके ऊपर पर्चा नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क से फ़रार हो चुकी थी, जरदारी साहब गालिबन उस वक्त भी जेल में थे, या मेरे ख्याल निकले थे उसी वक्त कहीं, और पूरी पीपल्स पार्टी के हर बंदे के ऊपर पर्चा था, हर बंदा उस वक्त केस ही भुगत रहा था। और नवाज शरीफ साहब एक फाशिस्ट गवर्नमेंट चला रहे थे, उसको किस तौर पे भी आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। और परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो था वो पाकिस्तान का चंद बेहतरीन अदवार में था। परवेज़ मुशर्रफ ने जितनी जमहूरियत परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लोगों को मुयस्सर आई उतनी तो थी ही नहीं। सोशल मीडिया उन्होंने किया, मीडिया वो लेके आए। परवेज़ मुशर्रफ तो यहाँ का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर था। आखिरी बात ये कि इमरान खान साहब ने एक प्यूनी जज के खिलाफ रेफरेंस तैयार किया, वो चीफ जस्टिस बन गए। एक DGI को हटाया, वो आर्मी चीफ बन गए। तो ये उनका जो तर्ज सियासत था उसमें आपको लगता है कि कहीं कहीं अग्रेशन बहुत था, या वो बहुत खान साहब डिटेल्स के आदमी नहीं थे, ये प्रॉब्लम रहा है। लेकिन होना भी नहीं चाहिए, बड़े लीडर डिटेल्स के आदमी तो नहीं होते, मतलब। और जो उनको एविडेंस आई है वो उन्होंने कह दिया। वैसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, और मैंने अलहदा भी रिक्वेस्ट की, मैंने फिर जनरल बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये आप गवर्नमेंट रेफरेंस ना भेजे जज के ख़िलाफ़, क्योंकि जब गवर्नमेंट रेफरेंस भेजती है तो उसके नतीजे में लगता ये है कि ये गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी को घेरना चाहती है। आप यही रेफरेंस बार काउंसिल से करवा दें, बार काउंसिल में सारे आपके अपने दोस्त हैं, लोग हैं, उनसे करवा दें और प्रोसीड करवा दें। तो उन्होंने वो जो है वो नहीं किया। इसमें गलती रेफरेंस की मेरिट्स की नहीं थी, मेरिट्स पे तो बिल्कुल रेफरेंस जायज़ है, अब भी जायज़ है, एडजुडिकेट ही नहीं हुआ। इशू सिर्फ ये तरीका था, तरीका ये था कि गवर्नमेंट मूव ना करती, बार काउंसिल मूव करती। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।